Hello, good evening, student. Good evening, sir. Hello, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, good evening to all of you. We'll start now. देखो student, in the last lecture we have seen about the bond enthalpy. And what is the bond enthalpy? It is the energy required. It is the energy required to break a particular covalent bond in a molecule to form atom are called as the bond enthalpy. And value of the bond enthalpy is always going to be what? Positive. Value of the bond enthalpy is going to be positive. Correct? So यहाँ पे HH bond अगर break करना है तो कितना energy लग रहा था? 436.4 किलो जूल. अगर हाँ, yes. सर बॉन्ड एंथैल्पी को भी डेल्टा आर एच डॉट ही लिखते हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को भी यही लिखते हैं ना, डेल्टा आर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखते हैं ऐसे. हाँ, तो इसी को मतलब बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं. हाँ, ये मतलब अगर नहीं आर लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब बट अगर लिखोगे तो भी चलेगा. ओके सर, बट ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, लाइक ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने के बाद बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, इसलिए वैल्यू हमेशा कैसे रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. ओके सर, आ रहे समझ में? यस सर. Yes, sir. तो हमने बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में देखा था. और अगर आपको बॉन्ड एंथैल्पी मालूम रहेगा, तो आप अगर आपको कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा, तो रिएक्शन का एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करोगे? कि समेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब अगर आपको बॉन्ड एंथैल्पीज के वैल्यूज दिए हैं और अगर आपको एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना, तो फॉर्मूला क्या आएगा? रिएक्टेंट बॉन्ड एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड एंथैल्पी. और अगर आपको एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दिए रहेंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट. तो देखो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. वन फॉर्मूला अगर उन्हें बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दिया रहेगा तो, और दूसरा फॉर्मूला अगर उन्हें बॉन्ड एंथैल्पी दिया रहेगा तो एग्जाम में देखना है हमें कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है, बट उन्होंने कौन सा वैल्यू प्रोवाइड किया है? बॉन्ड एंथैल्पी प्रोवाइड किया है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है? ओके, टिल हियर वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर. अभी हम नया कंसेप्ट आज स्टार्ट करेंगे, नया कंसेप्ट. And what is the new concept we are having over here? The Hess law, a very important concept. Hess law of constant heat summation. Hess law of constant heat summation. Now what is the Hess law here? I'll write down the statement and then I will explain. ठीक है, तो मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूं यहाँ पे. The law states that overall the enthalpy change
for a reaction is equal to sum of enthalpy changes of individual steps in the reaction. देखो, the law states that overall the enthalpy change, मतलब overall the enthalpy change for the reaction is equal to what? Sum of the enthalpy changes of the individual steps in the reaction. मतलब अगर आप हर स्टेप्स का एंथैल्पी अगर ऐड करोगे तो आपको टोटल क्या मिलेगा? ओवरऑल एंथैल्पी मिलेगा. I'll explain with the example. लेकिन इसके पहले इसे और एक स्टेटमेंट लिखते हैं. इसका और एक सेंटेंस है, मतलब और एक फॉर्म. ये हमारा मेन स्टेटमेंट है. I'll write here, this is the one way, or I can say here, or the enthalpy change for a chemical reaction is the same regardless of the path by which the reaction occurs. एक सेकेंड है, मतलब इसके यहाँ पे मैंने क्या लिखा? The enthalpy change for chemical reaction is the same. The enthalpy change for the chemical reaction is the same regardless of the path. मतलब जो हमारा रिएक्शन है, हमारा रिएक्शन सिंगल स्टेप में होने दो, हमारा रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होने दो, बट द एंथैल्पी चेंज विल बी द सेम. मतलब अगर आप कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो और रिएक्शन आप सिंगल स्टेप में परफॉर्म कर रहे हो तो मिलने वाला आंसर, और रिएक्शन अगर आप मल्टीपल स्टेप्स में करने वाले तो मिलने वाला आंसर इज गोइंग टू बी द सेम. सो दैट्स व्हाट दे वांट टू से हियर. एंथैल्पी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज द सेम regardless of the path. मतलब आप कौन से भी पाथ से रिएक्शन परफॉर्म करो, बट एंथैल्पी चेंज विल बी द सेम. इसे और एक सेंटेंस आएगा इससे. द एंथैल्पी चेंज of a reaction depends only on the initial and final states and not on the path by which the reaction occurs. Okay, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? The enthalpy change of a chemical reaction, the enthalpy change of a reaction depends only on the initial and final state and not on the path. तो हमारा रिएक्शन को जो एंथैल्पी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? The enthalpy of the reaction depends only on the initial state and final state. ऊपर से सेकंड कॉलम नीचे. Hello, somebody has unmuted. Please mute yourself.
the enthalpy change of a reaction depends only on what? Initial and final state and not on the path. मतलब enthalpy path के ऊपर depend नहीं करेगा. अभी मैं example लेता हूँ और example से आपको ये सारे point clear हो जाएंगे. The first example I say here, consider the synthesis of ammonia. Consider the synthesis of ammonia. अमोनिया का synthesis मतलब अमोनिया कैसे बना. तो सबसे पहले वाला एक स्टेप क्या रहेगा देखो. I'm writing directly balanced equation. 2 hydrogen in the gaseous state plus nitrogen in the gaseous state to gives you N2H4 in the gaseous state. देखो, hydrogen in the gaseous state combined with the nitrogen in the gaseous state to gives you what? N2H4 in the gaseous state. And here the standard enthalpy of reaction is equal to how much? Plus 95.4 kilojoule. Plus 95.4 kilojoule. Second point, that N2H4 in the gaseous state combines with the hydrogen in the gaseous state to gives you 2NH3 in the gaseous state. देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हाइड्रोजन कंबाइन विद द नाइट्रोजन टू गिव्स यू व्हाट, N2H4 एंड एंथैल्पी चेंज इज हाउ मच, 95.4 किलो. सेकेंड स्टेप में यहाँ पे जो N2H4 जो फॉर्म हुआ है वापस और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या मिल रहा है हमें, अमोनिया मिल रहा है. तो ये हमारा हेडिंग क्या था, कंसीडर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया. तो अभी यहाँ पे अमोनिया मिला, but ammonia preparation we have shown in the how many step, 2 step. In the first step we have prepared the N2H4 and in the second step we have prepared the ammonia, and then standard enthalpy of reaction in the second step is minus 187.6 kilojoule. और दोनों स्टेप्स को मैं ऐड कर दूं, दोनों स्टेप्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे N2H4 है और यहाँ पे N2H4 है. तो एक इक्वेशन में एरो के बाद और एक इक्वेशन में एरो के पहले कैंसिल हो जाएगा. तो N2H4 गेट कैंसिल, 2H2 एंड 1H2. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3H2 इन द विच स्टेट, gaseous state. 2H2 in the gaseous state plus 1H2 in the gaseous state plus N2 in the gaseous state to gives you 2 ammonia in the gaseous. And then here standard enthalpy of the reaction is equal to minus 92.2 किलो. तो इधर उनको क्या कहना है, देखो कि अगर कोई बच्चा बोलेगा कि मुझे ऐसे 2 स्टेप्स में अमोनिया नहीं बनाना है, मुझे डायरेक्टली बनाना है, तो कोई बच्चा अगर डायरेक्टली अमोनिया बनाएगा कैसे, बाय यूजिंग हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, तो उसको अमोनिया मिलेगा और एंथैल्पी कितना मिलेगा, 92.2 किलो. लेकिन अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं मुझे 2 स्टेप्स में बनाना है, पहले स्टेप में मुझे N2H4 बनाना है, बाद में मुझे N2H4 को अमोनिया में कन्वर्ट करना है, तो भी उसे भी एंथैल्पी कितना मिलेगा, 92.2 किलो जूल, मतलब माइनस 92.2. मतलब वेदर यू परफॉर्म द रिएक्शन इन सिंगल स्टेप और वेदर यू परफॉर्म द रिएक्शन इन द मल्टीपल स्टेप, but the enthalpy change will remains the same. That is the Hess law. That is the Hess law. मतलब enthalpy जो reaction का है, आप reaction single step में convert करो, perform करो, या अगर आप reaction multiple step में perform करो, but the enthalpy change will remains the same. It does not depends upon the path, whether you are doing it directly or whether you are doing it in a step by step step. तो अब वापस देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, तो देखो हमने क्या किया, इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालने के लिए दोनों रिएक्शन का एंथैल्पी ऐड कर दिया. ओवरऑल रिएक्शन का एंथैल्पी निकालने के लिए दोनों इंडिविजुअल स्टेप्स का एंथैल्पी ऐड कर दिया, तो हमें ओवरऑल एंथैल्पी मिला. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था. क्या फर्स्ट स्टेटमेंट था हमारा, ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू, ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ enthalpy changes of sum of enthalpy changes of individual steps in the reaction.
sum of the enthalpy changes of individual steps in the reaction. Correct? और दूसरा क्या बोला था, enthalpy change for a chemical reaction is the same. The enthalpy same रहेगा regardless of the path. मतलब whether you can perform the reaction in the 2 steps or whether you can perform the reaction in single step, but the enthalpy change will remain the same. And finally, enthalpy change of a reaction does not does depends upon what, initial state and final state, and does not depend on the path. इससे मैं और एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा. यहाँ पे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन थोड़ा और एक एग्जांपल तो बाद में जस्ट आस्क यू ऑल कि समझ में आया कि नहीं. ये हमारा ए रिएक्टेंट है और मुझे ए को डी में कन्वर्ट करना है. ए को मुझे डी में कन्वर्ट करना है, ए को डी में कन्वर्ट करना है. और यहाँ पे द एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा H1. या एंथैल्पी चेंज इज व्हाट, डेल्टा H. एंथैल्पी चेंज इज व्हाट, डेल्टा H. लेकिन अगर मैंने ऐसा भी कर दिया कि मतलब डायग्राम ड्रॉ कर दिया मैंने, यहाँ पे डायग्राम, ये हमारा ए है, मैंने ए को डायरेक्टली डी में कन्वर्ट कर दिया और चेंज इन द एंथैल्पी इज व्हाट, डेल्टा H. लेकिन अगर मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैं ए को बी में कन्वर्ट करूंगा, बी को सी में कन्वर्ट करूंगा और सी को डी में कन्वर्ट करूंगा. मतलब कैसे किया मैंने, ए आई विल कन्वर्ट इनटू बी, एंथैल्पी चेंज विल बी डेल्टा H1. B I will convert into C, the enthalpy change will be what, delta H2. And C will convert into D and the enthalpy change will be what, delta H3. एक तो मैंने क्या किया, A को डायरेक्टली D में कन्वर्ट कर दिया, एंथैल्पी चेंज इज व्हाट, डेल्टा H. और दूसरा मैंने, ये हमारा पाथ 1 था, और पाथ 2 में मैंने क्या किया कि मैंने A को B में कन्वर्ट कर दिया, B को मैंने C में कन्वर्ट कर दिया और C को D में. तो यहाँ पे भी अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे भी अल्टीमेटली P एंड B विल गेट कैंसल, एरो के बाद एरो के पहले C विल गेट कैंसल. यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, A को D में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो आपको एंथैल्पी मिलेगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3. यहाँ पे जो आपको एंथैल्पी मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी द सेम एज व्हाट, डेल्टा H. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये लिखा कि ये वैल्यू हमारा 10 किलो जूल है, A को D में कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है, 10 किलो जूल. तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा H1 इज इक्वल टू 5 किलो जूल, डेल्टा H2 इज इक्वल टू 3 किलो जूल, डेल्टा H3 इज इक्वल टू 2 किलो जूल, एंड द टोटल अगर ऐड करोगे 5 प्लस 3 8 प्लस 10 इज इक्वल टू व्हाट, 10 किलो जूल. Means what, whether you can convert A directly into D, that is one option, or you can convert A into D through multiple steps, but the enthalpy change remains the same. So enthalpy depends upon the initial state and final state. It does not depends upon the path, whether you follow the shortcut path or whether you follow the long cut path, but the enthalpy change will remains the same. आपको बच्चे मीनिंग समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब enthalpy is the state function and its value depends upon what. देखो यहाँ पे भी हमारा initial state A है, ये देखो, final state हमारा D है, final state हमारा D है. So it depends upon the initial state and final state, does not depend upon the path followed, whether you are following the shortcut, whether you are following the long cut, whether you are following a single step or whether you are following the multiple step, but the enthalpy change remains the same. यहाँ पे भी enthalpy change कितना हो रहा है, 10 किलो. ऐसा नहीं कि शॉर्टकट है इसलिए enthalpy change will be less, और यहाँ पे लॉन्ग कट है enthalpy change will be more. नहीं, whether you use the shortcut, whether you use the long cut, whether you use the one step or whether you use the more step, but the enthalpy change will remains the same. तो ये हमारा enthalpy change का statement है. तो ये हमारा main statement है. The law states that overall the enthalpy change for the reaction is equal to what, sum of the enthalpy changes of the individual steps in the reaction. और दूसरा sentence क्या, enthalpy change for the chemical reaction is the same regardless of the path. कोई भी path choose करो but enthalpy will remain the same. And here the enthalpy change of a reaction depends only on the initial state and final state and not on the path by which reaction occurs, not on the path by which reaction occurs. Okay, yes. तो ये हमारा हुआ. अभी हम इसके हेस लॉ के न्यूमेरिकल्स देखते हैं. एग्जाम में हेस लॉ काफी फेमस है,
हेस लॉ के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पहले मैं एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल लेता हूँ एंड देन आई विल कम बैक टू सॉल्व न्यूमेरिकल। सो लेट्स गो टू एक्सरसाइज। लेकिन बच्चों आपको हेस लॉ का कंसेप्ट समझ में आ गया? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके, ऑल राइट, थैंक यू। पहले मैं एक सॉल्व एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर आई जस्ट गो टू एक्सरसाइज। सॉल्व में थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेता हूँ पहले। सॉल्व 4.14 पेज नंबर 80। सॉल्व 4.14 पेज नंबर 80। देखो नहीं, उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है। What reaction they have given here? 2Fe in the solid state plus 3/2 O2 in the gaseous state gives you Fe2O3 in the solid state. देखो यहाँ पे 2Fe in the solid state, 3/2 O2 in the gaseous state and Fe2O3 in the solid. ये हमारा इक्वेशन है और इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। और उसके लिए उन्होंने दो स्टेप्स दिए, पहला वाला स्टेप और दूसरा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन स्टेप, गिवन लिखने की जरूरत है, लेकिन गिवन में पहला स्टेप क्या दिया हुआ है, 2Al in the solid state, Fe2O3 in the solid state gives you 2Fe in the solid state, Al2O3 in the solid state, and standard enthalpy of the reaction is equal to minus 847.6 किलोजूल। ये इक्वेशन 1 दिया हुआ है। इक्वेशन 2, व्हाट इज इक्वेशन 2? 2Al in the solid state, 3/2 O2 in the gaseous state gives you Al2O3 in the solid state, and standard enthalpy of the reaction is equal to minus 1670 kilojoule. देखो अभी सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या है कि ये हमारा रिक्वायर इक्वेशन जिसके लिए हमें एंथैल्पी फाइंड आउट करना है, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके लिए मुझे एंथैल्पी फाइंड आउट करना है। और एंथैल्पी फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने दो इक्वेशन दिए। इक्वेशन दिया, इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है और इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है। तो अभी हमें सॉल्व कैसे करना है, देखो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। रिक्वायर्ड इक्वेशन के लेफ्ट साइड में क्या है, Fe। रिक्वायर्ड इक्वेशन के लेफ्ट साइड में क्या है, Fe। और ऑक्सीजन को काउंट मत करो क्योंकि ऑक्सीजन कभी बाद में देखते हैं, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है। लेफ्ट साइड में Fe है और राइट साइड में Fe2O3 इन द सॉलिड स्टेट। तो अभी हमें देखना है कि हमारे पास जो दो इक्वेशंस दिए हैं उसमें कौन से इक्वेशन में लेफ्ट साइड में Fe है या कौन से इक्वेशन में Fe है। तो देखो इक्वेशन 1 में Fe है, लेकिन कहाँ पे है, राइट साइड, और हमें कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट साइड। और इक्वेशन 1 में Fe2O3 भी है, कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में, लेकिन हमें कहाँ पे चाहिए, राइट साइड। तो अगर आप नोटिस करोगे कि हमें Fe चाहिए और हमें Fe2O3 चाहिए, हमें Fe लेफ्ट साइड में चाहिए, Fe2O3 राइट साइड में चाहिए। इक्वेशन 1 में Fe भी है और Fe2O3 भी है, बट उनका पोजीशन अलग है। तो हम क्या करेंगे मालूम है, इक्वेशन 1 को रिवर्स करेंगे, बिकॉज हमें Fe चाहिए कहाँ पे, लेफ्ट में, और हमें कितना Fe चाहिए, 2। यहाँ पे Fe है और 2 Fe है। राइट साइड में Fe2O3 चाहिए और यहाँ पे Fe2O3 भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स इक्वेशन 1 को रिवर्स करो। तो रिवर्स करो मतलब क्या, जो रिएक्टेंट है विल चेंज इनटू द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट विल चेंज इनटू द रिएक्टेंट। मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं उसे, तो क्या आएगा, देखो रिवर्स इक्वेशन 2Fe इन द सॉलिड, फिजिकल स्टेट लिखने का, प्लस
Al2O3 in the solid state. रिवर्स, ये तो जो प्रोडक्ट हो क्या बना, रिएक्ट, और रिएक्टेंट क्या आएगा फिर यहाँ पे 2Al in the solid state plus Fe2O3 in the solid state. और एक बात ध्यान में रखना कि जब आप इक्वेशन को रिवर्स करोगे, जब आप इक्वेशन को रिवर्स करोगे तो यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी है जो माइनस है विल बिकम व्हाट, प्लस 847.6 किलो जूल. मतलब एंथैल्पी का वैल्यू सेम रहेगा, एंथैल्पी का वैल्यू सेम रहेगा, साइन चेंज होगा, जो माइनस है विल चेंज इनटू व्हाट, प्लस, जो माइनस है विल चेंज इनटू व्हाट, प्लस. आ रहा है समझ में आपको? मतलब जब इक्वेशन को रिवर्स क्यों किया, क्योंकि ये जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन उसके लेफ्ट साइड में हमें 2Fe चाहिए और यहाँ पे 2Fe राइट साइड में था, तो ये उसको लेफ्ट में लाने के लिए उसको रिवर्स किया. तो रिवर्स इक्वेशन 1. ओके, और इक्वेशन को रिवर्स करने के बाद एंथैल्पी का वैल्यू, द मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम बट साइन विल चेंज फ्रॉम माइनस टू प्लस, और प्लस टू माइनस, एक माइनस था प्लस. अभी उसके बाद तो इक्वेशन 1 तो हम लोगों ने यूज कर लिया. अभी इक्वेशन 2 देखो, हमें लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, 2Fe, तो मेरा 2Fe. हमें राइट साइड में क्या चाहिए, Fe2O3, Fe2O3 मिला, लेकिन हमें Al2O3 और Al नहीं चाहिए. देखो ना, हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन में Al2O3 किधर है, क्या नहीं है, हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन में Al किधर है, क्या नहीं है. तो कैसे करना है, देखो अभी यहाँ पे Al राइट साइड, यहाँ पे Al राइट साइड में, तो कैंसिल करने के लिए इक्वेशन में कहाँ पे होना चाहिए, लेफ्ट साइड, तो है लेफ्ट साइड में, यस. हमें Al2O3 यहाँ पे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट, कैंसिल करने के लिए इक्वेशन में कहाँ पे होना चाहिए, राइट साइड, तो बराबर है. तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को रिवर्स करेंगे और इक्वेशन 2 को एज इट इज रखेंगे, इक्वेशन 2 को एज इट इज रखेंगे. तो व्हाट इज इक्वेशन 2, 2Al in the solid state plus 3/2O2 in the gaseous state gives you Al2O3 in the solid state. And then this, and अगर इक्वेशन को वैसे ही रखा है, the standard enthalpy will remain the same, minus 1670 किलोजूल. और अभी दोनों इक्वेशन को ऐड करो. तो हमने क्या किया था, जो गिवन इक्वेशंस थे, इक्वेशन 1 को रिवर्स कर दिया और इक्वेशन 2 को एज इट इज रखा और दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया. फिर अभी ऐड करने के बाद 2Al and 2Al will get cancelled. तो ये 2Al और ये 2Al कैंसिल हो जाएगा. Al2O3 एरो के पहले और Al2O3 एरो के बाद will get cancelled. So what are we getting here, 2Fe in the solid state plus 3/2O2 in the gaseous state gives you Fe2O3 in the solid state. और फिर ये दोनों एंथैल्पी इक्वेशन को ऐड कर दिया है, तो 1670 माइनस और प्लस 847.6, अगर इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज माइनस 822.4 किलो, 822.4 किलो. तो आपको समझ में आ रहा है इक्वेशन. तो आपको ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन को आपको बराबर देखना है, आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन को बराबर देखना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन. बच्चों ये न्यूमेरिकल समझ में आया आपको? यस सर. हाँ, मैं और न्यूमेरिकल करता हूँ, एक दो न्यूमेरिकल और करूंगा तो शायद मतलब जो अगर डाउट कुछ क्लियर नहीं हुआ है वो और क्लियर हो जाएगा. ठीक है. एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 19, पेज नंबर 89. न्यूमेरिकल देखो क्या है यहाँ पे, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल बोल सकते हो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. कैलकुलेट
the standard enthalpy of formation of methanol from the following, मतलब अगर हम मिथेनॉल फॉर्म करेंगे, अगर हम मिथेनॉल फॉर्म करेंगे तो उसका एंथैल्पी चेंज कितना रहेगा, और वो कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने 3 इक्वेशन दिया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन दिया हुआ है, करेक्ट। तो अभी हमें क्या देखना है, यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन नहीं दिया है, तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगा। कौन सा रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। सो जस्ट राइट डाउन हियर द required equation is formation of मिथेनॉल। अभी देखो बच्चों, मैंने आपको बोला कि आपको 2 टाइप के रिएक्शन फॉर्म करने के लिए आने चाहिए। एक फॉर्मेशन इक्वेशन आपको फॉर्म करने के लिए आना चाहिए, और दूसरा कंबशन रिएक्शन आपको लिखने के लिए आना चाहिए। 2 रिएक्शन आपको लिखने के लिए आने चाहिए, फॉर्मेशन एंड कंबशन। तो अभी देखो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल है, तो ठीक है, मुझे कोई बोल सकते हैं ये इक्वेशन कैसे लिखोगे, ये इक्वेशन लिखना कैसे स्टार्ट करोगे? CH4 हाँ नहीं, मतलब अगर मुझे सबसे पहले हमें क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, इसे आंसर करो, क्या फॉर्म करना है? मिथेनॉल मिथेनॉल फॉर्म करना है, यस वेरी गुड। अगर मिथेनॉल फॉर्म करना है तो मिथेनॉल हमारे एरो के लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा? राइट। यस, राइट में आएगा, मिथेनॉल CH3OH। और मिथेनॉल उन्होंने दिया है कि उन्हें लिक्विड स्टेट में चाहिए, ये दिया हुआ है। जो डिफिकल्ट रहते उनका स्टेट दिया है लिक्विड। अभी मिथेनॉल फॉर्म करना है, मिथेनॉल कितने मोल फॉर्म करोगे? 1 मोल। 1 मोल। एज पर डेफिनेशन जो भी सब्सटेंस हमें फॉर्म करना है या जो भी सब्सटेंस हमें बर्न करना है उसका अमाउंट 1 मोल, तो ये 1 मोल फॉर्म। अभी मिथेनॉल किससे फॉर्म करोगे आप? मीथेन एंड अल्कोहल। नहीं, ये मिथेनॉल आप किससे फॉर्म करोगे? CH4 हाँ नहीं, आपका देखो, हमने जब हमने फॉर्मेशन रिएक्शन जब लिखे थे, फॉर्मेशन रिएक्शन, अभी मुझे मिथेनॉल फॉर्म करना है, तो मिथेनॉल अगर मुझे, आप ऑर्गेनिक का बेस मत देखो, आप ऑर्गेनिक में अलग अलग मेथड से बना, आप ऑर्गेनिक की तरह नहीं सोचना है। ऑर्गेनिक में हम लोग अलग अलग मेथड से बना सकते हैं, हैलाइड से बना सकते हैं, अल्कीन से बना सकते हैं, अलग अलग मेथड से बना सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक का नहीं देखना है। अभी मिथेनॉल हमें बनाना है, तो मिथेनॉल में कौन कौन से एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं? मीथेन एंड ऑक्सीजन। नहीं रे बाबा, एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट, यहाँ पे कौन कौन से? कार्बन कार्बन, यस कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन। हमें बना, यस करेक्ट, तो यहाँ पे किससे बनाना पड़ेगा? कार्बन। और कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या रहेगा? ग्राफाइट। प्लस हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या रहेगा? गैस। प्लस ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या रहेगा? गैस। ये हमें बनाना, ऐसे लिखना है। अगर आप ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो ऑर्गेनिक में हम लोग अलग अलग तरह से बना, ऑर्गेनिक नहीं सोचना, हमें क्या देखना है कि मुझे मिथेनॉल बनाना है। उन्होंने मिथेनॉल का फॉर्मूला भी आपको दिखा है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो कार्बन, लेकिन कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट ग्राफाइट, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट गैस, और ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट गैस। अभी हमें कितना बनाना है? 2H2। 1। तो यहाँ पे कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 है। हाइड्रोजन 3 + 1 4, 3 + 1 4, तो I'll multiply here by 2, and oxygen is 1, तो यहाँ पे I'll multiply by half। तो ये हमारा ये हुआ, यस, ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। और उसके लिए मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है फॉर, बिकॉज़ उन्होंने बोला है क्या, व्हाट दे हैव सेड, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हुआ जिसके लिए मुझे एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, करेक्ट, यस। अभी उन्होंने 3 इक्वेशंस दिए हमें, 3 इक्वेशन, लेकिन सबसे पहले क्या देखो कि आपके ये जो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन, उसके लेफ्ट साइड में क्या है? कार्बन ग्राफाइट। उसके लेफ्ट साइड में क्या है? हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। और उसके लेफ्ट साइड में क्या है? हाफ O2। और राइट साइड में क्या है? मिथेनॉल है। तो अभी हमें क्या देखना है कि जो आपको जो 3 इक्वेशंस दिए हैं, देखो आपको ये 3 इक्वेशंस दिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो आपने देखो, अभी आपको लेफ्ट में क्या क्या चाहिए? कार्बन ग्राफाइट।
लेफ्ट में क्या चाहिए, कार्बन ग्राफाइट। यहाँ पे कौन से इक्वेशन में कार्बन ग्राफाइट है, सेकंड। सेकंड में। हमें Second. कार्बन ग्राफाइट कहाँ पे चाहिए, कौन सी साइड में चाहिए, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट में चाहिए। और यहाँ पे कार्बन ग्राफाइट कहाँ पे है, लेफ्ट में। लेफ्ट में। लेफ्ट हमें कार्बन ग्राफाइट कितने मोल चाहिए, 1 मोल। 1 मोल। और यहाँ पे कार्बन ग्राफाइट मोल। कितने मोल है, 1 मोल। 1 मोल। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को एज इट इज रखेंगे, इक्वेशन 2 को एज इट इज रखेंगे। तो एज राइट इक्वेशन 2 कार्बन ग्राफाइट, मैं इक्वेशन 2 को एज इट इज रख रहा हूँ, कार्बन ग्राफाइट प्लस ऑक्सीजन गैस gives you carbon dioxide and standard enthalpy of the combustion is minus 393 kilojoule per mole। ये या किलोजूल लिखोगे तो भी चलेगा, सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमने इक्वेशन 2 मैंने एज इट इज रखा, कार्बन ग्राफाइट प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2। ठीक है, हमें कार्बन ग्राफाइट चाहिए था, हमें कार्बन ग्राफाइट मिली। अभी हमें देखना है हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन H2 हमें लेफ्ट साइड में चाहिए। तो यहाँ पे कौन से इक्वेशन में H2 है, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में। हमें H2 कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। साइड। और यहाँ पे कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में चाहिए। हमें Left कितने, hand side. यस, हमें कितने मोल चाहिए, 2 Two. मोल। 2 2 मोल। मोल। और यहाँ पे H2 के कितने मोल्स है, 1 1 मोल। तो अभी अगर आप नोटिस करोगे हमें H2 लेफ्ट साइड में चाहिए और यहाँ पे H2 लेफ्ट साइड में। खाली प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे 1 मोल है और हमें 2 मोल। तो अभी क्या करोगे, इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन 3 है उसे 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2H2। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 विल गेट कैंसल, और यहाँ पे क्या आएगा, 2H2 आएगा। 2H2, 2/2 विल गेट कैंसल, और यहाँ पे क्या आएगा, 2H2 आएगा। करेक्ट। तो आई जस्ट राइट हियर प्लस इक्वेशन 2 एज इट इज लिखना है। इक्वेशन 3 हमें एज इट इज लिखना है बट मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, उसको रिवर्स वगैरह नहीं करना है। इक्वेशन 3 को हमें एज इट इज लिखना है और मल्टीप्लाई बाय 2। तो पहले मैं एज इट इज अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 2H2 इन द गैसियस स्टेट, O2 in the gaseous state gives you 2H2O in the liquid state, and standard enthalpy of the formation is equal to। अभी क्या किया हमने, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 2H2 आ गया, 2/2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 है। तो एंथैल्पी को भी अब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको एंथैल्पी चेंज को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 286, साइन सेम रहेगा। हाँ, अगर आपने रिवर्स किया हो तो साइन वुड हैव गॉट चेंज, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इक्वेशन 3 को आपने ऐसे ही रखा है। खाली क्या किया, उसे 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो एंथैल्पी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 286 मल्टीप्लाई बाय 2, 286 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 12, 8 2 16 plus 1 17, 2 2 4 plus 1 5. So here we get minus 572 किलोजूल। अभी यहाँ पे पर मोल वगैरह मत लिखो क्योंकि यहाँ पे कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, इससे खाली किलोजूल लिखो। तो अभी हमने इक्वेशन 2 यूज कर लिया, हमने इक्वेशन 3 यूज कर लिया। तो हमें कार्बन ग्राफाइट लेफ्ट साइड में मिला, 2 हाइड्रोजन हमें लेफ्ट साइड मिला। ऑक्सीजन नहीं देखना, ऑक्सीजन नहीं देखना, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। अभी राइट साइड में यहाँ पे क्या है, मिथेनॉल। मिथेनॉल है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 हम लोगों ने यूज कर लिया, इक्वेशन 3 भी हम लोगों ने यूज कर लिया। अभी इक्वेशन 1 बाकी है, लेकिन इक्वेशन 1 में मिथेनॉल इज ऑन द विच साइड, लेफ्ट। और हमें कहाँ पे चाहिए, राइट हैंड। राइट हैंड साइड। हाँ यस, इन आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन we want methanol on the right hand side and in the given equation the methanol is on the left hand side। इसका मतलब इक्वेशन 1 को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और इक्वेशन 1 को जब आप रिवर्स करोगे तो एंथैल्पी का साइन वैल्यू सेम रहेगा। साइन क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। आई जस्ट रिवर्स द इक्वेशन, मतलब ये जो लेफ्ट में वो आएगा राइट में और जो राइट में वो चला जाएगा लेफ्ट में। तो आई राइट CO2 plus 2H2O
Yes, ये और enthalpy change will be, the standard enthalpy change will be how much? Plus 726 किलोजूल. अभी तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिवर्स इक्वेशन 1 को रिवर्स कर, उसे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं. तो आपको ये समझ में आया, इक्वेशन 2 एज इट इज, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 1 को क्या किया, रिवर्स कर दिया. एंड देन नाउ यू कैन ऐड ऑल द इक्वेशंस, ऐड ऑल द इक्वेशंस, और ऐड करोगे तो देखो क्या होगा यहाँ पे, CO2 गैस राइट साइड, CO2 gas left side, so CO2 will get cancelled. 2H2O on the right side and 2H2O on the left side will get cancelled. And तो यहाँ पे क्या बचा, कार्बन ग्राफाइट, कार्बन ग्राफाइट प्लस 2 हाइड्रोजन गैस प्लस, अभी ऑक्सीजन देखो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा. यहाँ पे O2 प्लस O2, कितना O2 है, 2O2, 1 O2 प्लस 1 O2, 2 O2, लेफ्ट साइड में 2 O2 है. और यहाँ पे 3/2 O2 है राइट साइड में. तो O2 कैंसिल कैसे करोगे, 1 O2 प्लस 1 O2, 2 O2, 2 O2 माइनस ये 3/2 O2 जो है, 3/2 जो O2 राइट साइड में, वो यहाँ पे चला जाएगा तो क्या बनेगा, -3/2. तो -3/2. तो अगर आप एलसीएम सेम करोगे तो 2/2, 2 2s are 4, 4 minus 3/2, 4 minus 3/2, and 4 minus 3 is what, 1/2. तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या मिला, 1/2 मिलेगा. तो here I'll write 1/2 O2 in the weak state gas. और देखो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन बैलेंस हो रहा है, 1/2 O2 हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन के साथ बैलेंस हो रहा है. और यहाँ पे क्या बचा, CO2 कैंसिल हो गया, H2O कैंसिल हो गया, और यहाँ पे मिथेनॉल. Yes, and then standard enthalpy of reaction is equal to, तो अभी हमें यहाँ ये वैल्यूज ऐड करने पड़ेंगे, -393 and -572, -393 and -572 ऐड करोगे तो 3 + 2 5, 16, 9, -965, और ये वैल्यू प्लस है तो ये आएगा +726. Yes, here I got -239 किलोजूल, और किलोजूल लिखोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ किलोजूल पर मोल. यहाँ पे मैं किलोजूल पर मोल क्यों लिख रहा हूँ मालूम है, बिकॉज आई एम डूइंग द फॉर्मेशन, एंड व्हेन आई डू द फॉर्मेशन आई एम डूइंग द फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी मोल, 1 mole. 1 mole, and therefore the unit can be written as what, kilojoule per. खाली किलोजूल लिखोगे तो भी चलेगा, बट किलोजूल पर एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. मुझे आपको न्यूमेरिकल समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या था, ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन हम लोगों ने बना दिया. ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें दिया नहीं था, हम लोगों ने बना लिया, और फिर ये 3 इक्वेशन दिए थे उनको एडजस्ट करके लिखा. तो कभी कभी क्या होता है, आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन दिया रहता है, तीनों इक्वेशन भी दिए रहते हैं और आपको एडजस्ट करना है, और कभी कभी आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखना है और बाकी के इक्वेशन भी लिखने पड़ते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, लेकिन आपको आना चाहिए. आपको 2 ही तरह के इक्वेशन फॉर्म करने हैं, एक तो फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखने के लिए आना चाहिए, या कंबशन का इक्वेशन लिखने के लिए आना चाहिए. ठीक है, मैं और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ ये टाइप पर, थोड़ा मे भी आपको जो डाउट्स वगैरह है, अगर कुछ स्टिल पेंडिंग है तो क्लियर हो जाए. सॉरी, एक्सरसाइज का 20 न्यूमेरिकल है. कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द
following reaction at 298 Kelvin. Calculate standard enthalpy for the reaction at 298 Kelvin. तो क्या आएगा enthalpy देखो, H2B4O7 in the solid state gives plus H2O in the liquid state gives you 4 HbO2 in the aqueous state. ये हमारा, और इसके लिए हमें एंथैल्पी कैलकुलेट करना, तो ये हमारा क्या रहा, रिक्वायर्ड इक्वेशन. दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन. अभी रिक्वायर्ड इक्वेशन में क्या है देखो, H2B4O7 in the solid state, H2O in the liquid state, 4HbO2 in the required equation दिया है. उसके लेफ्ट साइड में क्या है वो भी आपको पता है, उसके राइट साइड में क्या है वो भी हमें पता है. अभी गिवन इक्वेशंस देखो, यहाँ पे गिवन इक्वेशंस 3, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3. तो हमें सबसे पहले देखो लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, हमें लेफ्ट साइड में चाहिए H2B4O7 चाहिए. तो कौन से इक्वेशन में H2B4O7 है? थर्ड इक्वेशन. We want on the left hand side, and here also it is on the which side? Left hand side. How many mole of H2B4O7 we have? 1. 1. तो यहाँ पे भी 1 ही है. इसका मतलब इक्वेशन 3 को as it is रखना है. इक्वेशन 3 को as it is रखना है. So please write down here. इक्वेशन, ये आपको सेंटेंस आना चाहिए. इक्वेशन 3 as it is. What is equation 3? I'll write here. H2B4O7 in the solid state gives you 2 P2O3 in the solid state plus H2O in the liquid state, and standard enthalpy is 17.3 kilojoule. खाली किलो सॉल्व करते समय खाली किलोजूल. Actually value is given kilojoule per mole, but when you're solving, you can just write 17.3 kilojoule. Equation 3 हमने यूज कर ली. उसके बाद हमें लेफ्ट साइड में वाटर H2O वाटर है. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इक्वेशन 1 में भी वाटर है राइट साइड, इक्वेशन 2 में भी वाटर है राइट साइड में, और इक्वेशन 3 में भी वाटर राइट साइड में. मतलब बहुत तीनों इक्वेशन में, इसलिए वाटर के बारे में मत सोचो आप भी स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि क्या है यहाँ पे वाटर लेफ्ट साइड में 1 मोल है, इक्वेशन में 3 वाटर मोल्स राइट साइड, इक्वेशन 2 1 मोल वाटर राइट साइड, इक्वेशन 3 1 मोल वाटर राइट साइड. तो वाटर सब इक्वेशन में है, तो कौन सा इक्वेशन लेने का इसलिए कंफ्यूजन है, इसलिए वाटर को छोड़ दो. अभी यहाँ पे राइट साइड में क्या दिया हुआ है, HbO2. हाँ ये 4 HbO2 दिया करे. तो अभी देखो कौन से इक्वेशन में HbO2 है, सेकंड इक्वेशन में. हमें राइट साइड में चाहिए, यहाँ पे भी राइट साइड में ही, पर हमें हाउ मेनी HbO2 वी वांट, 4. तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब इक्वेशन हमारे राइट साइड में HbO2 चाहिए, यहाँ पे भी HbO2 राइट साइड में ही है, बट हमें हाउ मेनी वी वांट 4. तो इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो I'll write down the equation 2. So what I'll write here, equation 2 as it is लिखना है, but multiply by 4 का. इक्वेशन 2 as it is लिखना है, but multiply by 4 करना है. तो आए क्या आएगा इक्वेशन 4 H3BO3 in the aqueous will gives you 4 HbO2 aqueous, 4 H2O liquid, and
स्टैंडर्ड एंथैल्पी इक्वल टू, देखो यहाँ पे एंथैल्पी कितना दिया हुआ है, माइनस 0.02 किलो जूल दिया है, बट हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस 0.042 8, तो हियर आई राइट माइनस 0.042 8 किलो, ये होगा। तो इक्वेशन 3 हम लोगों ने एज इट इज यूज कर लिया, इक्वेशन 2 को खाली 4 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज रख दिया, अभी इक्वेशन 1 बाकी। लेकिन अभी वाटर का प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है, वाटर तीनों इक्वेशन में आ रहा है, इसलिए वाटर को हम लोग जज नहीं कर, लेकिन अभी देखो हमें क्या हुआ, देखो लेफ्ट साइड में आपको क्या चाहिए, लेफ्ट साइड में आपको चाहिए H2B4O7, तो H2B4O7 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, होगा। राइट साइड में आपको क्या चाहिए, 4HbO2, तो राइट साइड में आपको क्या चाहिए, 4HbO2, तो वो भी मिल गया। तो आपको क्या नहीं चाहिए, वाटर तो आपको चाहिए, वाटर अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, P2O3 जो कैंसिल होना है, 2P2O3 कैंसिल होना है, तो अगर यहाँ पे राइट साइड में है तो जो बचा हुआ इक्वेशन है उसके कहाँ पे आना चाहिए, लेफ्ट साइड, और यहाँ पे 4H3BO3 जो लेफ्ट साइड में है वो कैंसिल होना चाहिए, मतलब दूसरे इक्वेशन में कहाँ पे आना चाहिए, राइट साइड में। तो अभी देखो हमें इसको फोकस करें, P2O3 कैंसिल करना है, कैंसिल ऑलरेडी कहाँ पे है, राइट साइड में, तो हमारा इक्वेशन 1 बचा हुआ है उसमें कहाँ पे होना चाहिए, लेफ्ट साइड में। देखो यस 1 मिनट स्टूडेंट, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक क्या है, यहाँ पे उनका फॉर्मूला चाहिए, ये B2O3 उनका मिस्टेक हुआ है, B2O3। यस, तो अभी यहाँ पे राइट साइड में B2O3 है और हमें यहाँ पे B2O3 का जरूरत नहीं है, तो राइट साइड में 2B2O3 को कैंसिल होना चाहिए, तो करेक्ट। तो अभी देखो इक्वेशन 1 में B2O3 है, इक्वेशन 1 में B2O3 है, करेक्ट, लेकिन कहाँ पे है, राइट साइड में, कहाँ पे है, राइट साइड में। यस, तो कैंसिल करने के लिए उसको कहाँ पे लेके आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में लेके आना पड़ेगा। एक मिनट बच्चों, H3 H2 + 1 3 B1O3, यस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि देखो हमें क्या कैंसिल करना है, H3BO3 भी कैंसिल कर दो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में और यहाँ पे कहाँ लेफ्ट में, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने इक्वेशन 1 को रिवर्स करना है और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, इक्वेशन 1 को रिवर्स करना है, रिवर्स, और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं देखो एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, रिवर्स इक्वेशन 1 को रिवर्स करो एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करो, रिवर्स इक्वेशन 1, करेक्ट, एंड मल्टीप्लाई बाय 2, रिवर्स इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो अभी देखो मैं इक्वेशन 1 आपके सामने रख रहा हूं और धीरे धीरे उसे लिखूंगा, इसे रिवर्स करूंगा तो क्या आएगा, B2O3 2B2O3, और ये क्या आएगा, 6H2। I'll write down here 2B2O3 plus 6H2O, B2O3 in the solid state, water in the liquid state, and यहाँ पे 2 है, उसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 4H3BO3, 4H3BO3 in the aqueous state। और देखो यहाँ पे 14.4 है, प्लस रिवर्स किया तो क्या होगा, माइनस, और मैंने ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो कैसे होगा, प्लस 14.4 विल रिवर्स करने के बाद क्या बनेगा, माइनस 14.4, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4.8, 28.8। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज माइनस 28.8 किलो। आपको आ रहा है समझ में बच्चों, Yes, sir. ये इक्वेशन 1 के बारे में समझ में आ रहा है। यस सर, मैंने इक्वेशन 1 को रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप जब इक्वेशन के साथ जो भी चेंजेस करोगे एंथैल्पी के साथ भी करना है। तो यहाँ पे 14.4 था,
14.4 को रिवर्स प्लस था, तो रिवर्स करने के बाद क्या बना माइनस, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो -28.8. नाउ वी कैन ऐड ऑल द इक्वेशंस. तो ये आपका हुआ रिक्वायर्ड इक्वेशन का एडिट. क्या आपने जो वर्कआउट किया है ये लिखना कंपलसरी. तो अभी देखो आप इक्वेशन अगर आप बराबर देखोगे तो 2b2o3 एरो के बाद 2b2o3 एरो के पहले तो b2o3 विल गेट कैंसिल. 4h3bo3 एरो के पहले 4h3bo3 एरो के बाद will get cancel. Water, 6 water, 4 water and 1 water, 6 water, 5 water molecule. 4 water plus 1 water, 5 mole. और यहाँ पे कितने 6 है, तो 6 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पे 1 water बचेगा. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा देखो, H2B4O7 in the solid state ये plus 1 water in the liquid state, और यहाँ पे क्या मिलेगा 4HBO2 aqueous. देखो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया. H2B4O7 H2B4O7 water in the liquid state and 4HBO2 4HBO. अब एंथैल्पी चेंज का वैल्यू तो यहाँ पे -28.8 है, तो आई जस्ट राइट डाउन हियर -28.8 minus 0.0888 minus 28 और प्लस 17.3. यहाँ पे प्लस था 17.3, तो कितना आएगा 8 minus 3 5 1 1. तो आंसर इज गोइंग टू बी, और ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन माइनस, तो standard enthalpy of the reaction is equal to minus 11.58 kilojoule. Minus 11.58 kilojoule. बराबर. आपको समझ में आया न्यूमेरिकल बच्चों? यस सर, पर इसमें टेम्परेचर क्यों दिया है? क्या बोल रहे हो? टेम्परेचर भी दिया है ना, उसका कुछ यूज नहीं है ना? नहीं, टेम्परेचर का कोई यूज नहीं. ओके सर. तो ये हेस लॉ की प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको? यस. ये टाइप का एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व प्रॉब्लम है, आप में होमवर्क के लिए आप कर ट्राई रीड करो खाली. सॉल्व .15 पेज नंबर 80. या आप सॉल्व है, मतलब एक बार रीड करोगे तो भी चलेगा, सॉल्व करोगे तो भी चलेगा. सॉल्व एग्जांपल 4.15 पेज नंबर 80 पे दिया. तो आज हमारा मतलब आज हमने कौन सा कंसेप्ट किया? हेस लॉ के बारे में किया. हेस लॉ के बारे में, करेक्ट. हेस लॉ और हेस द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द हेस लॉ. ठीक है. अभी नाउ आई एम जस्ट गोइंग फॉर द न्यू हेडिंग. ये हमारा एंथैल्पी का कंसेप्ट खत्म हो गया. एंथैल्पी के बारे में हम तो अभी सिंपल लैंग्वेज में एंथैल्पी मतलब क्या होता है बच्चों, कोई बोल पाएगा? एंथैल्पी मतलब क्या होता है? एंथैल्पी मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व्ड or heat absorbed at constant pressure. It is the amount of the heat evolved during the reaction or amount of the heat absorbed during the reaction are called as the enthalpy at constant pressure. Enthalpy बोलेगा मतलब प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. तो रिएक्शन करते समय हीट इवॉल्व भी हो सकता है और रिएक्शन करते समय हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है. तो आपको अभी हमारा एंथैल्पी का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ. अभी एंथैल्पी से आगे वाला कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट करें. तो आपको यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो? यस सर. नहीं, ठीक है, ओके, ऑल राइट.
सर एंथैल्पी चेंज किलो जूल हो सकता है, बट हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे तो किलो जूल पर मोल ही होगा। हाँ, अगर फॉर्मेशन, क्योंकि अगर आप फॉर्मेशन वर्ड यूज करते हो तो मालूम है कि हम लोग 1 मोल ही बनाएंगे। तो अगर हम 1 मोल बनाएंगे तो यूनिट किलो जूल पर मोल आएगा। अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करते हो, खाली एंथैल्पी बोला और उन्होंने और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, तो आपको इक्वेशन में देखना है क्या इक्वेशन में 1 मोल है क्या, तो आप किलो जूल पर मोल। लेकिन हाँ, अगर आपके डेफिनेशन में या आपके कंसेप्ट में अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ गया तो मालूम रहेगा इट इज फॉर 1 मोल, तो यूनिट इज गोइंग टू बी व्हाट, किलो जूल पर मोल। अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, कंबशन मतलब हाउ मेनी मोल, 1 मोल के लिए रहेगा, तो इट इज गोइंग टू बी किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करोगे तो यूनिट कैन बी ओनली किलो जूल। ओके सर। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, I'm starting with a Yes. new heading. एक मिनट बच्चों। Okay, now I'm just starting with the new heading, spontaneous process. Spontaneous process, which is also called as the irreversible process. देखो हमने लॉन्ग टाइम स्टार्टिंग में रिवर्सिबल के बारे में सोचा था, रिवर्सिबल के। तो अभी हमें जो कंसेप्ट करना है इरिवर्सिबल। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय इरिवर्सिबल? The process which cannot be reversed. Yes, the process which cannot be reversed, or the process which occurs only in one direction. The process which occurs only in one direction, or the process which cannot be reversed, are called as the irreversible process. Okay. What is the meaning of spontaneous process? Happening continuously. Happening, So which happens instantly. yes, happening Very less immediately, yes, happening immediately without any clue, और happening instantly। मतलब ऐसा मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछा, और इमीडिएटली आपने आंसर दिया, तो इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट, स्पॉन्टेनियस। हाँ, लेकिन अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा और आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं बहुत सारे आपको क्लू दे रहा हूँ कि हाँ ये तो नहीं। लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन पूछा और आपने इमीडिएटली अगर आंसर कर दिया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस, इमीडिएट रिस्पॉन्स। सो व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हियर? ऑलराइट, देखो यहाँ पे क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू ऑकर। मतलब अगर हमारा कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहा, अगर हमारा कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस अगर रहा, तो इट हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू ऑकर, मतलब अपने आप होगा, एंड डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस फॉर द ऑकरेंस। करेक्ट, आई राइट डाउन हियर। Spontaneous process have a natural tendency to occur and do not require any
external influence for their occurrence. देखो, so what is meaning here? Spontaneous process have natural tendency to occur. मतलब ये process अपने आप होगा, ये process अपने आप होगा, natural tendency to occur and do not require any external influence to occur. मतलब external force की जरूरत नहीं. Like सबसे for example, सबसे example देखो, अभी यहाँ पे example दे देखो. Water flows from higher level to lower level. मतलब अगर डैम में पानी अगर स्टोर करके रखा है और डैम के अगर डोर ओपन करोगे तो डोर ओपन करने के बाद पानी को कुछ फोर्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, पानी अपने आप नीचे आ जाएगा. तो वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, इट इज नॉट नेसेसरी टू अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स. करेक्ट. एंड इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ये हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. बट लेकिन जब द फ्लो विल सीज, मतलब फ्लो कभी बंद होगा? when two level become equal or when the equilibrium is reached. मतलब वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो होगा, लेकिन कभी तक फ्लो होगा? जब तक दोनों लेवल इक्वल होते तब तक, फिर ऑटोमेटिकली प्रोसेस विल स्टॉप. मतलब उन्हें क्या बोलना है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस occur by itself and does not require any external influence for their occurrence. और एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, hot coffee in a cup placed in a room cool down releasing heat to the surrounding. मतलब अगर आप गरम कप कॉफी एक कप में एक रूम के अंदर रख देते हो, मतलब कप के अंदर गरम कॉफी रखा हुआ है और रूम में अगर रखोगे तो कॉफी क्या होगा? इट विल कूल डाउन अपने आप. हमें वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं. कॉफी विल कूल डाउन and by releasing what? Heat to the surrounding. This is spontaneous process. This is spontaneous process. तो ये हमारा spontaneous मतलब कॉफी अपने आप ठंडा हो रहा है, और जब एक बार कॉफी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा then the cooling will automatically stop. मतलब अगर हमारे रूम का टेम्परेचर 25 है, कॉफी का टेम्परेचर 70 है, तो कॉफी कहाँ तक ठंडा होगा? कौन से टेम्परेचर तक ठंडा होगा? 25 तक. 25. और एक बार 25 पे कॉफी चला जाएगा, उसके और नीचे ठंडा होगा क्या? नो सर, कांस्टेंट रहेगा. Constant होगा, because we have reached at equilibrium. मतलब coffee has reached at equilibrium. Okay, तो ये एग्जांपल है. दूसरा देखो, ice melt spontaneously above 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब अगर जब तक हमारा आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री है तब तक आइस विल बी इन द सॉलिड स्टेट. जब तक हमारे आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री है, आइस विल बी इन द सॉलिड स्टेट. लेकिन अगर आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री के ऊपर बढ़ा दोगे तो आइस विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट मेल्टिंग. सो आइस विल मेल्ट स्पॉन्टेनियसली अबव 0 डिग्री सेल्सियस. करेक्ट. यस. और एग्जांपल देखो, द एक्वियस NaOH एंड HCl. मतलब NaOH और HCl को अगर मिक्स करोगे, मतलब एक बीकर में आपने NaOH लिया है, दूसरे बीकर में आपने HCl लिया है, तो जब दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स करोगे तो क्या होगा? NaOH and HCl mix immediately and NaOH will form. NaOH and HCl mix together, so NaOH immediately combines with HCl to form what? NaCl and water. To form NaCl and water. NaOH combines with HCl to gives you what? NaCl and water. And standard enthalpy is how much? Minus 57 kilojoule. So yes, see, no external force or energy is required for the reaction to occur. यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली बीकर में NaOH लो, दूसरे बीकर में HCl लो, दोनों को मिक्स कर दो, और दोनों को मिक्स करने के बाद रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. Okay. So have you all understood the meaning of the word spontaneous? Yes. sir. मतलब जो प्रोसेस अपने आप स्टार्ट होते हैं and they do not require any external influence for their occurrence are called as a spontaneous process. And what are the key points to remember about the spontaneous process? It occurs of its own. मतलब हर एक spontaneous process अपने आप होता है. It occurs
of its own and does not require any external agency to occur. मतलब ये जो हमारा spontaneous process है या अपने आप होते हैं, उनको कोई भी फोर्स की जरूरत नहीं. मतलब अगर पानी हायर लेवल पे तो अपने आप नीचे लेवल लोअर लेवल पे आ जाएगा, वहां पे पानी को फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है. अगर गर्म कॉफी है तो अपने आप ठंडा हो जाएगा, वहां पे कुछ एयर वगैरह पास करने की जरूरत नहीं है. NaOH को HCl में मिक्स कर दो, अपने आप मिक्स होकर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा. आइस को 0 डिग्री के ऊपर लेके जाओ, अपने आप मेल्ट हो जाएगा. करेक्ट. It proceeds in one direction. It proceeds in one direction and cannot take place in the opposite direction unless the external stimulant is present. मतलब कैसे मालूम है? पानी हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ जाएगा अपने आप इन वन डायरेक्शन. लेकिन अगर वही पानी को अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो अपने आप नहीं जाएगा. तुम्हें क्या लगने का? मोटर लगाना, पानी का मोटर लगाना पड़ेगा, तो स्टिमुलेंट लगेगा. कॉफी, गर्म कॉफी ठंडा हो गया, लेकिन ठंडा कॉफी वापस अपने आप गर्म नहीं होगा, आपको हीट करना पड़ेगा. मतलब आपको क्या देना? स्टिमुलेंट. मतलब वन डायरेक्शन में जब होगा तो नेचुरल रहेगा, स्पॉन्टेनियस रहेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो हमें क्या चाहिए? स्टिमुलेंट की जरूरत. देन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी रैपिड और स्लो. मतलब हमारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे है? रैपिड और स्लो है. फॉर एग्जांपल वाटर फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, रैपिड है. कूलिंग ऑफ द कॉफी स्लो है. बराबर. मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमारे रैपिड भी हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमारे स्लो भी हो सकते हैं. इट इज नॉट कंसर्न विद द रेट ऑफ, मतलब उनका स्पीड वगैरह हमें नहीं चाहिए. स्पॉन्टेनिटी का और स्पीड का कुछ मतलब नहीं. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी रैपिड और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी फास्ट. एंड हियर द प्रोसेस कंटिन्यू, मतलब कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कभी तो कंटिन्यू होगा. द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल इक्विलिब्रियम इज रीच. और हमारा प्रोसेस कभी तक, मतलब कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस रहेगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहां तक मतलब परफॉर्म होगा? टिल इक्विलिब्रियम इज रीच. टिल इक्विलिब्रियम इज रीच. ओके. तो यहाँ पे मुझे स्पॉन्टेनियस के बारे में एक सेंटेंस लिखूंगा मैं. द स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरल. तो अभी एक ध्यान में रखना, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर नेचुरल प्रोसेस. द स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरल प्रोसेस tend to occur in a direction, tend to occur in a direction that lead to इक्विलिब्रियम. करेक्ट. मतलब अगर हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा या अगर हमारा प्रोसेस नेचुरल रहेगा, इट विल टेंड टू ऑकर इन डायरेक्शन दैट विल लीड टू इक्विलिब्रियम. मतलब इक्विलिब्रियम पे एक बार गया तो स्टॉप होगा. देखो वाटर फ्लोइंग, देखो ये यहाँ पे पानी रखा हुआ है, यहाँ पे लोअर है, तो पानी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है. लेकिन जब दोनों कंटेनर में पानी एक लेवल पे आ जाएगा तो प्रोसेस विल ऑटोमेटिकली स्टॉप. मतलब वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, लेकिन कभी तक? टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच. कॉफी कूल डाउन फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर टिल व्हाट? टिल इट रीच रूम टेम्परेचर. मतलब इनको क्या बोलना है कि कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस रहेगा, द प्रोसेस विल ऑकर इन द डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन में चला जाएगा कि बाद में अपने आप वो कहाँ पे चला जाएगा? इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा. मतलब कैसे? आइस 0 डिग्री के ऊपर आएगा तो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन मेल्ट कभी तो हो, एक बार सब पानी खत्म हो गया फिर मेल्ट खत्म, प्रोसेस ऑटोमेटिकली विल स्टॉप. तो आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं क्या? Yes. Yes, sir. Energy and spontaneity. एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी. एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होगा? देखो कि नॉर्मली HCl react with NaOH. HCl is an acid, NaOH is a base.
acid and base react, they form salt and water. And we know that this reaction is spontaneous. क्या अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि अगर हम लोगों ने NaOH के साथ अगर HCl मिक्स कर दिया, NaOH के साथ अगर HCl मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, करेक्ट? और डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव -57 है. आपको कोई भी वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं, -57 है. तो मैंने ऐसा कंक्लूजन निकाला. अच्छा एक मिनट, आपको स्पॉन्टेनियस का मीनिंग समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस. व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस? Quick process. Happens instantly and in one direction. The process which occur by itself and occur only in one direction till it reaches to the equilibrium are called as a spontaneous process. Correct? Okay. तो अभी हमें क्या देखना है कि अगर हमें एनर्जी दिया रहेगा, अगर हमें एनर्जी दिया रहेगा तो क्या हम एनर्जी से स्पॉन्टेनिटी डिसाइड कर सकते हैं? अभी हमें स्पॉन्टेनिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया कि जो प्रोसेस अपने आप होता है उसे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती है, उसे हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस. बट क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में और एनर्जी में रिलेशन क्या है वो हमें देखना है. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में और एनर्जी में रिलेशन क्या है वो हमें देखना है. तो कैसे उन्होंने किया? HCl react with NaOH gives you salt and water. और ये हमारा कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल है? ये रिएक्शन कौन से प्रोसेस का एग्जांपल है? Spontaneous. स्पॉन्टेनियस. इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H का वैल्यू कितना है? -57 है. तो -57 है, तो मैं से यहाँ पे बोल सकता हूँ, यहाँ पे HCl का वैल्यू निगेटिव है, तो मैं लिख सकता हूँ those reaction which are exothermic are spontaneous. मतलब मैंने ऐसा जस्ट कंक्लूजन निकाला. मतलब मुझे देखो ये देखने के पहले ये मालूम था कि जब एसिड में मैं बेस मिक्स करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर. और ये रिएक्शन अपने आप होता है, हमें यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती. ये प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है, ये प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है. तो मैंने डेल्टा H का वैल्यू देखा तो डेल्टा H का वैल्यू क्या था? नेगेटिव था. तो मैंने ऐसा कंक्लूजन निकाला कि अगर डेल्टा H नेगेटिव मतलब विच प्रोसेस? एक्सोथर्मिक. मतलब अगर हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रहेगा तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस. इसका मतलब अगर हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस. ऐसा. लेकिन ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था. अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या था? आइस मेल्ट spontaneously above 0 degrees Celsius by absorbing heat from the surrounding, and it is एंडोथर्मिक. देखो, अरे बच्चों आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का मीनिंग मालूम है? व्हाट इज एक्सोथर्मिक? The process in which heat is given out. Yes, and what is endothermic? Process in which heat is absorbed. करेक्ट. तो अभी मैंने क्या एक लॉजिक, मैंने ऐसा लॉजिक रखा है. देखो मुझे क्या था कि अगर मुझे एनर्जी का वैल्यू दिया रहेगा, अगर मुझे एनर्जी का वैल्यू दिया रहेगा तो क्या मैं एनर्जी से स्पॉन्टेनिटी डिसाइड कर सकता हूं क्या? तो मैंने क्या लॉजिक लगाया कि ठीक, जब मैं एसिड में बेस मिक्स करता हूं तो ये रिएक्शन इमीडिएटली होता है. तो डेल्टा H का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव दिया है. डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव. तो मैंने ऐसा लॉजिक क्या निकाला कि अगर मेरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रहेगा मतलब कैसे होगा? स्पॉन्टेनियस. तो एक्सोथर्मिक अगर स्पॉन्टेनियस है तो एंडोथर्मिक कैसा होना चाहिए? नॉन स्पॉन्टेनियस. लेकिन इमीडिएट में दूसरा एग्जांपल लिया यहाँ पे, आइस मेल्ट स्पॉन्टेनियसली अब 0 डिग्री. मतलब आइस को अगर हम लोग 0 डिग्री के ऊपर रखेंगे तो आइस अपने आप मेल्ट होगा. बट मेल्टिंग आइस इज मेल्टिंग बाय व्हाट? एब्जॉर्बिंग अ हीट. आइस इज मेल्टिंग बाय एब्जॉर्बिंग ऑफ हीट. दैट मींस एब्जॉर्बिंग द हीट मतलब कौन सा प्रोसेस? एंडोथर्मिक.
तो एंडोथर्मिक प्रोसेस भी क्या है, स्पॉन्टेनियस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी क्या है, स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब स्पॉन्टेनिटी cannot be decided on the basis of energy. Spontaneity cannot be decided on the basis of energy. Therefore, I'll write here. Therefore, I'll write the spontaneity cannot be decided spontaneity cannot be decided by exothermicity. मतलब स्पॉन्टेनिटी कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द एक्सोथर्मिसिटी। मतलब हमने पहले क्या लॉजिक लगाया कि ये हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था, डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव था, मैंने ऐसे लिखा कि दोज रिएक्शन विच आर एक्सोथर्मिक आर स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब जो रिएक्शन एंडोथर्मिक रहेगा वो कैसे होगा, नॉन स्पॉन्ट। लेकिन यहाँ पे देखा कि आइस हमारा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और मेल्ट हो रहा है, तो कौन सा रिएक्शन, एंडोथर्मिक, लेकिन वो भी तो स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब स्पॉन्टेनिटी कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द एक्सोथर्मिसिटी। मतलब हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो स्पॉन्टेनियस, एंडोथर्मिक है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनिटी कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन बाय एक्सोथर्मिसिटी। अच्छा, आपको कंसेप्ट समझ में आया क्या ये? यस बच्चों देखो, पहले आज अभी हम लोगों ने क्या देखा कि पहले मैंने आपको क्या बोला कि स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है। फिर मैंने देखा कि अगर मुझे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं अगर देखना है तो मैं क्या देखूंगा, एनर्जी देखूंगा। तो एनर्जी से मैंने क्या देखा कि एनर्जी निगेटिव रहेगा तो स्पॉन्टेनियस, एक्सोथर्मिक मतलब स्पॉन्टेनियस। लेकिन बाद में यहाँ पे देखा कि आइस भी तो अपने आप मेल्ट हो रहा है। आइस को अगर हमने फ्रीजर से निकाल के बाहर रखेंगे तो अपने आप मेल्ट हो रहा है। अपने आप मेल्ट हो रहा है मतलब कैसे हो रहा है, एब्जॉर्बिंग हीट। एब्जॉर्बिंग हीट मतलब एंडोथर्मिक, तो वो भी कैसा है प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस। मतलब स्पॉन्टेनिटी हम लोग एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक से डिसाइड नहीं कर सकते। तो उसके लिए और एक नया कुछ क्राइटेरिया रहेगा, और वो क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये जो नया टर्म है दैट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये जो नया टर्म है, जैसे एंथैल्पी के बारे में हमने बहुत बहुत पढ़ा, वैसे ये नया टर्म देखो यहाँ पे देयर नीड्स टू बी, यहाँ पे उन्होंने देखा, देखो exothermic and spontaneous is therefore clear that exothermicity is not the sufficient criteria for deciding the spontaneity. There needs to be an another factor to decide what spontaneity। मतलब अगर मुझे हमारे प्रोसेस का स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करना है तो वहां पे और एक कुछ फैक्टर रहेगा, और क्या फैक्टर है, वो एंट्रोपी है। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बच्चों हमारा अभी नया कंसेप्ट स्टार्ट हो गया, एंथैल्पी खत्म हो गया, नाउ वी आर ऑन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। यस, टिल हियर इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. बच्चों थर्मोडायनामिक्स पढ़ते रहो, नहीं तो लास्ट में Yes, अगर sir. बाद में पढ़ने को ले जाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। Yes, Yes. sir. ठीक है, shall I end the meeting? कोई डाउट है आपको, कुछ पूछ सकते हो। Yes. बच्चों सच में आपको सब कुछ समझ में आ रहा है मतलब? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. कभी हाँ बोलो, नहीं कभी कुछ डाउट्स भी नहीं रहते आपको, कुछ क्वेरी भी नहीं पूछते हो, मतलब ठीक है जा रहा है सब कुछ स्मूथली कि नहीं? नहीं सर, समझ रहा। ठीक है चलो, तो मैं मीटिंग एंड करूँ फिर? Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बच्चों।